नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ में गया तो खेल ही खत्म हो गया। और खासकर वो लोग जो गठबंधन के समर्थक थे, उनका मानना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वाकई खेल खत्म हो गया है। मेरा मानना है दोस्तों कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, और इन परिस्थितियों के बीच, संभावनाओं के बीच मेहनत का खेल है। और अगर आप इनसे अगर आप मुकाबिल हैं, इनसे मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर जीतोड़ मेहनत के साथ मजबूत इरादे का भी राजनीति खेल है। Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं हैं। अभी सबको एक कट्टा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। दोस्तों, परिस्थितियों के इसी खेल में एक नेता की बेचैनी कुछ ऐसी ही संभावनाओं को जन्म दे रही है। और इस नेता की ये जो बेचैनी है, इस हद तक पहुंच चुकी है कि लोगों को नए समीकरण, नए संभावनाएं दिख रही हैं। मैं बात ममता बनर्जी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। जी हां, नीतीश कुमार की। और अगर आपको देश की राजनीति में जरा भी दिलचस्पी हो तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, आज की ये जो कहानी है, मिस मत करिएगा। यकीन मानिए, ये वो नेता है, अगर चाह जाए तो इस देश में उम्मीदों की, ताज़ी हवा की एक नई खिड़की खोल सकता है। मोदी जी ने, और बड़ा ही जिसको कहिए कि आक्रामक ढंग से सब बातों को उन्होंने रखा। लोगों को लगा कि नहीं, यही एक व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। आदि इसका लाभ उनको मिला, लेकिन अब परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं। चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, या काला धन वापस लाने की बात हो, या किसानों का मसला हो। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बेचैनी पर आऊं कि नीतीश बाबू आजकल बीजेपी की पॉलिसी से, मोदी जी के व्यवहार से, भाजपा के आचरण से बिहार में इतना बेचैन क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें यह बात करनी चाहिए कि आज हम नीतीश कुमार को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्यों हम जब देश में इस राजनीति का माहौल देखते हैं तो नीतीश बाबू का नाम हमारी जबान पे क्यों आया। तो मुझे लगता है बेचैनी से पहले हमें नीतीश बाबू के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी जी भी थोड़ा सा बेचैन होते हैं, हम उस पॉजिटिव पॉइंट्स को पहले जान लें, हम उनकी खासियत को जान लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि नीतीश बाबू के वो प्लस पॉइंट्स क्या हैं जो बाकी किसी नेता में, गैर भाजपा नेता में, हिंदी पट्टी में नहीं है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी को अगर हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में, यानी नॉर्थ इंडिया में, काओ बेल्ट में अगर कोई गैर भाजपा नेता वाकई चुनौती दे सकता है तो वो नीतीश है। अब जैसे आप देखिए कि जो चुनौती देने वाले लोग हैं, जो राइवल्स आप कह सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स आप कह सकते हैं, जिनसे प्रतिस्पर्धा है, ये 2024 में होगी, उसमें राहुल गांधी है, सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही हैं, बार बार बंगाल जीत रही हैं और ऐलान करके जीत रही हैं। शरद पवार एक बड़े मराठा लीडर, आज भी सक्रिय हैं, महाराष्ट्र छीन ले गए मोदी के हाथ से। केजरीवाल आप कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरह से वो पहली एक रीजनल पार्टी बने हाल फिलहाल में, जिनके पास दिल्ली भी है और पंजाब भी है, और वो खम भर रहे हैं कि हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, और हाँ, इस साल गुजरात में, वहाँ भी केजरीवाल भाग्य आजमाने चाह रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं वो चुनौती देते हैं गुजरात में या फिर हिमाचल, और उनके पास कहीं हिमाचल भी उनको मिल गया, 3 राज्य हो गए, तो
आप किसी भी गिनती में केजरीवाल को कम नहीं कर सकते। लेकिन जो एक और खिड़की है जो खाली है, ये जो खिड़की खाली है, ये जो खांचा खाली है, दरअसल ये खांचा 2019 से खाली है और यही जगह है नीतीश की। एक और चीज, एक और प्लस पॉइंट, ईमानदार छवि। और ईमानदार छवि इसलिए कहीं ना कहीं मोदी से भी ज्यादा ईमानदार छवि है। और मैं व्यक्तिगत तौर से इनकी पूरी राजनीति को देख रहा हूं। जब से ये केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तब से मैं नीतीश बाबू को देख रहा हूं। आप लांछन नहीं लगा सकते। कोई अडानी, कोई अंबानी साथ में नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देते। नीतीश जो है आपको कहीं भी किसी करप्ट धर्मगुरु के साथ नहीं दिखेंगे, जो जेल गए हों उनके साथ नाचते हुए मंत्र पढ़ते नहीं दिखेंगे। परिवारवाद का उनके ऊपर बिल्कुल भी तोहमत नहीं लग सकती, जबकि उनके बेटे हैं। मोदी जी तो बैचलर है, जिस भी कारण से बैचलर। लेकिन नीतीश जी पर कोई ऐसा इल्ज़ाम परिवार होने के बावजूद भी आप नहीं लगा सकते। एक बेहद ईमानदार छवि, इंटीग्रिटी, हाई इंटीग्रिटी, और वो भी बिहार में रहकर। इतनी बार वो मुख्यमंत्री बने। और जहाँ तक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात है, सेंटर और स्टेट की, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस में अगर मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का जो डेजिग्नेशन वो हटा दें, तो पिछले आप कह सकते हैं कि 20-24 साल से सक्रिय राजनीति, चाहे वो देश की हो राज्य की, वो नीतीश कर रहे हैं। एक और जो प्लस पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट बाकी किसी भी नेता में नहीं दिखता, खासकर जो गैर भाजपा है, वो है बेहतर डिलीवरी। जैसे मिसाल के तौर पर बिहार को अगर आप देखें, वहाँ पर जो माफिया सरगना थे, वहाँ जिस तरह की हत्याएं होती थी, सीरियल किलिंग्स होती थी, कतार में खड़े करके लोग मार देते थे, कई तरह की निजी सेनाएं थी, उन सब को बिना एनकाउंटर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करके फास्ट ट्रैक कोर्ट लाके बड़े बड़े माफिया, शहाबुद्दीन तो एक है, उसमें कई बड़े माफिया खत्म कर दिए हैं बिहार में नीतीश कुमार ने। और उनकी जो डिलीवरी है वो एजुकेशन के फील्ड में भी है। बिहार जो एक बेहद बीमारू राज्य था, उसको कहीं ना कहीं पुल किया है। और उनका जो शराब बंदी का जो फैसला है, एक मैं कहूँगा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, खासकर एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर इकॉनमी वाकई बहुत अच्छी ना हो, जहाँ पर इंडस्ट्री ना हो, वहाँ पर इतना बड़ा टैक्स छोड़ना एक्साइज का। तो आप कह सकते हैं कि एक विजन है गवर्नेंस का उनके पास। परिवारवाद से परे, मैंने पहले भी बताया, शायद ही कुछ लोग होंगे जो उनके इनर सर्कल में होंगे, उसके बाहर शायद कोई जानता हो कि नीतीश जी के बेटे का नाम क्या है। सादगी। सादगी एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप बहुत करीब से नीतीश कुमार को देखेंगे तो फोटो फ्रेम में आना नहीं चाहते। वो आप देखेंगे कि उनका जो रहन सहन है, उनका जो गाड़ियों का काफिला है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपको जॉर्ज फर्नांडिस कहीं ना कहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी की जो पुरानी धारा के जो नेता थे, उनकी झलक आपको मिलेगी। वो कोई 10 लाख रुपए का सूट नहीं पहनते, वो महंगी घड़ियाँ, वो चश्मे, और हर जगह तस्वीर खिंचाना, अपने को प्रोजेक्ट करना, ये उनके जीवन शैली में नहीं दिखेगी। और जहाँ तक एक ट्रू स्पिरिट में जो एक गांधीयन रिफ्लेक्शन है लाइफस्टाइल में, वो उनके दिनचर्या में, जीवन शैली में साफ नजर आता है। पढ़ाई लिखाई, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की मार्कशीट को लेकर कभी कोई विवाद रहा हो कि वो इंटर पास हैं या इन्होंने कब जो है वो बीए किया या बीए किया कि नहीं किया। वो एक इंजीनियर है और वाकई जो मेरी उनके जानने वालों से बात हुई, पढ़ाई में शुरू से ही तेज़ रहे और एक डिग्री होल्डर इंजीनियर हैं। तो बहुत अनुभव है और बहुत इनोवेटिव उनका जो एक माइंड है, खासकर गवर्नेंस को लेके, स्कीम्स को लेके, वहाँ कहीं ना कहीं एक इंजीनियर उनमें झलकता है।
केंद्र में अनुभव, बहुत से ऐसे नेता जो दौड़ में हैं आप कह सकते हैं, या मोदी की अगर आप उनसे तुलना करें तो उनके पास आज केंद्र का अनुभव ज़्यादा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे और कई पोर्टफोलियोज़ रहे, और जो भी पोर्टफोलियोज़ रहे चाहे वो रेल का हो, उन्होंने वहाँ भी डिलीवर किया, उनको याद किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, सबको स्वीकार है, सबका साथ और सबका विकास। अगर इस पूरे जुमले को अगर हम ज़मीन पर उतारें तो हमें नीतीश दिखेंगे देश में। और इसीलिए वो जब होली मना रहे थे तो वो शब बारात की बधाई भी दे रहे थे, और 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनको देखा गया कि उर्स पर वो दरगाह में जाके चादर चढ़ा रहे। तो वो जो एक सेकुलर फैब्रिक है, जो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको एक फेथ देता है एक नेता के भीतर, वो पूरी तरह से वो जो अक्स है वो नीतीश में दिखता है। ये उनके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों, ये जो आपने प्लस पॉइंट्स देखे, मुझे लगता है कि यही प्लस पॉइंट्स कहीं ना कहीं मोदी जी को भी परेशान कर रहे थे 2019 से पहले। उनको लगता था कि नीतीश कुमार ही उनके असली चैलेंजर होने जा रहे हैं 2019 में, और शायद इसीलिए उन्होंने एक बहुत सीक्रेट ऑपरेशन बिहार में शुरू किया कि किसी सूरत से नीतीश और लालू को अलग किया जा सके। और अगर ये दो अलग हो गए और नीतीश को वो बीजेपी के फोल्ड में लिया है, तो 2019 का जो परसेप्शन है और जो जंग है वो उन्होंने बिहार में ही जीत ली। और इसलिए उनके जो प्रिय अधिकारी थे सीबीआई में, राकेश अस्थाना, उन्होंने पुरानी फाइलें लालू की खंगालनी शुरू करी। और एक IRCTC का केस था, जब लालू रेल मंत्री थे, उसमें कोई होटल को लेकर, ज़मीनों को लेकर कोई पुरानी फाइल अस्थाना जी ने खोजी, गुजरात काडर के IPS ऑफिसर। और उसके बाद लालू को घेरा गया और तेजस्वी को भी घेरा गया, उनकी बेटी को भी घेरा गया, और एक जांच शुरू हुई, छापे पड़ने लगे। और जब ये छापे पड़े तो फिर 7 जुलाई 2017 को केस दर्ज हो गया सीबीआई में। और ये जो केस दर्ज हुआ तो फिर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घबरा गए। ये कहा गया कि अभी और जांचें भी शुरू की जाएंगी लालू परिवार पे भ्रष्टाचार की, और एक इमेज कॉन्शियस, एक ईमानदार नीतीश हिल गया। और जैसा कि मैंने कहा कि 7 जुलाई को 2017 को केस फाइल हुआ, और उसके कुछ ही दिन बाद नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के पीछे गवर्नर की एक बड़ी भूमिका थी। गवर्नर बार बार उनको कहीं ना कहीं बता रहे थे, फीडबैक दे रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ये वही गवर्नर हैं जो फिर राष्ट्रपति बनाए गए। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता, कहानी को मैं सीधे फोकस नीतीश पे करूंगा कि किस तरह से मोदी जी परेशान थे और एक बड़ा कांटा उन्होंने अपने साथ निकाल के, आप कह सकते हैं कि बिहार का गुलाब अपने जीत के कोट पर लगा लिया। यही राजनीति है मोदी की, डराते हैं और फिर जीत लेते हैं। दोस्तों, सच ये है कि अगर आप मोदी जी की जो पॉलिसीज़ देखें, खासकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, हर चुनाव में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसका इस्तेमाल सरकार ने अपने लिए किया है। और 2019 के चुनाव से पहले जिस तरह से मुलायम सिंह को हल्का सा डराया गया, राम गोपाल को डराया गया, शिवपाल को डिस्टर्ब किया गया, अलग अलग केसेस, छोटे छोटे केसेस जिसमें वो मुल्जिम हो सकते थे, और इसी तरह से मायावती को बार बार डराना CBI से, और उधर लालू को घेर लेना, और लालू को घेर कर एक मैसेज देना JDU और RJD के कंबाइन मुख्यमंत्री को कि भाई आंच आप तक भी आ सकती है। कुल मिलाकर ये जो CBI का खेल था, बिहार से लेकर यूपी में 120 सीट का आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आपको दिखेगा उसमें। बहरहाल, अब हम अपनी असली कहानी पर आते हैं, और असली कहानी ये है कि आखिर आजकल नीतीश बाबू जो हैं वो इतना बेचैन क्यों हैं, उनके अंदर जो छटपटाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है,
वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो बेचैनी है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की उपेक्षा है। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको बीजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं या स्पीकर हैं, वो मुख्यमंत्री को पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं करते। और शायद वो जनता दल यूनाइटेड की जो कम संख्या है, जो संख्या बल कम है उनकी, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है सत्ता पक्ष में, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हाशिए की तरफ धकेला जा रहा है। और इसका प्रमाण आप ये देखिए कि ये जो तार किशोर प्रसाद साहब हैं, जी हाँ, ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनका अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे, एक भी ट्वीट इन्होंने मुख्यमंत्री की नहीं करी है। ये दुनिया भर के नेताओं का वो रीट्वीट कर देंगे, इन्होंने कभी एंडोर्स नहीं किया। ये है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश को माना ही नहीं अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप देखें। यही हाल शाहनवाज हुसैन का है, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं बिहार के, किसी भी बयान में नीतीश नहीं होंगे। और अगर इनका भी आप ट्विटर हैंडल देखें तो ये योगी जी को तो रिट्वीट करते हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको वो रिट्वीट करते हैं शाहनवाज हुसैन। वो केंद्रीय सरकार के किसी भी राज्य मंत्री को वो जगह दे देंगे, लेकिन अपने मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को जगह देने को शाहनवाज भी तैयार नहीं है। मंत्रियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। बहुत से ऐसे ट्रांसफ़र हैं, पोस्टिंग हैं, निर्णय हैं जहां कहीं ना कहीं नीतीश बाबू पर दबाव डाला जाता है और बीजेपी किसी भी सूरत में अपना काम करा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर विजय कुमार सिन्हा साहब, जी हाँ, ये स्पीकर, और एक मामूली ट्रांसफ़र को लेकर, डिप्टी एसपी को लेकर जिस तरह से स्पीकर ने मुख्यमंत्री का घेराव किया और फिर मुख्यमंत्री ने आपा खो दिया पहली बार, ये जो आप कह सकते हैं जो वॉर ऑफ वर्ड्स, ये जो लड़ाई हुई फ्लोर ऑफ द हाउस में मुख्यमंत्री और उन्हीं के स्पीकर के बीच में, इसके पीछे भी एक उपेक्षा है, उपेक्षा है। इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? कश्मीर फाइल्स। अब कश्मीर फाइल्स की जहाँ तक बात है, हकीकत यह है कि अगर आपको टैक्स फ्री पिक्चर करनी है तो आपको कैबिनेट में प्रस्ताव लाना है, आपको मुख्यमंत्री को बताना होगा, और अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो वो फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाके एक प्रक्रिया जी कहती है। लेकिन तार किशोर प्रसाद ने सीधे ट्वीट कर दिया कि हम इस फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं, और नीतीश बाबू को जो बयान देना चाहिए था वो बेचारे पीछे हट गए। हालांकि कहने वाले अब पर्दा डाल रहे हैं कि नहीं, वो तार किशोर ने वो नीतीश जी से फ़ोन पे बात कर ली थी। हकीकत यह है कि अंधेरे में ही रहे नीतीश बाबू। एक और जो दोस्तों बेचैनी का कारण है वो है नीतीश की जो सेकुलर एक आइडियोलॉजी है, एक आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, और जिस तरह से बीजेपी तापमान बढ़ाती चली जा रही है। वो जो ध्रुवीकरण आपने उत्तर प्रदेश में देखा बुलडोज़र मुख्यमंत्री के नाम पे, वो जो ध्रुवीकरण सांप्रदायिक है वहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें बिहार में भी 14-15% मुस्लिम हैं, और वहाँ भी एक इतिहास रहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, उसको लेकर भी टकराव बीजेपी और नीतीश जी में होता रहा है। और आप देखेंगे कि वो डंके की चोट पर दरगाह जाते हैं, नीतीश जी जो हैं वो मुस्लिम्स के साथ सभाएं करते हैं, बैठते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को खटकती हैं, और ये भी एक बेचैनी को बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात है मोदी जी से नरम गरम रिश्ते, और मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नीतीश और मोदी के जो रिश्ते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी नरम कभी गरम, ये भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी ने 2017 में जो खेल किया था ऑपरेशन बिहार के जरिए, वो खेल दरअसल 2019 में नीतीश बाबू को रोकना था। और इसीलिए आज धीरे धीरे ही सही, लेकिन नीतीश बाबू जो एक आप कह सकते हैं कि एक
वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स धीरे धीरे पर कतरे जा रहे होंगे। ये भी एक बेचैनी का कारण है। अब दोस्तों, वैसे तो लालू प्रसाद यादव कई बार, और मैं कह सकता हूं कि कैमरे पर वो ऑफ़र दे चुके हैं नीतीश बाबू को कि नहीं आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनिए और आप अपने भतीजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए। नीतीश बाबू ने भी पिछली बार कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, यानी उसके बाद वो बिहार की राजनीति नहीं करेंगे, तो एक इंडिकेशन था। और वैसे भी अगर आप देखें तो कई ऐसे मुद्दे हैं आरजेडी और जेडीयू जो एक ही आप कह सकते हैं एक ट्री की दो ब्रांचेस हैं। आप वो समाजवादी जो धारा है सेकुलर पॉलिटिक्स की, 3 ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पर हाल फिलहाल में तेजस्वी और नीतीश दोनों एक मंच पर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जातीय जनगणना, ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, दोनों पार्टियां एक साथ आई, नीतीश एक साथ आए और साथ में तेजस्वी आए और ये प्रधानमंत्री से भी मिलने गए। और बीजेपी कहीं ना कहीं उस वक्त उसके लिए परेशानी का सबब था ये। इसी तरह से जनसंख्या कानून भी जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसमें बीजेपी एक तरफ है और नीतीश और तेजस्वी एक तरफ हैं। एक विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, इस पर भी तेजस्वी और नीतीश एक मंच पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक साथ खड़े दिखते हैं। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी सामने दिखती या साइलेंट है इन चीज़ों पर। तो ये कुछ और इश्यूज़ हैं, जैसे नीतीश जी को लगता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बीजेपी प्लान करने जा रही है, हो सकता है 2024 के बाद, जैसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इस पर भी नीतीश जी का जो स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो जेडीयू का बीजेपी से पैक्ट करते समय 90s में जो उनके दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक अड़चन थी और नीतीश आज भी उस पर कायम। हकीकत तो ये है कि नीतीश बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आरएसएस के मुद्दे हैं, उस पर वो कन्फ्रंट करते रहे हैं। और ये जिस तरह से एक एग्रेसिव बीजेपी इमर्ज हो रही है, नीतीश बाबू के लिए ये बहुत आप कह सकते हैं कि परेशानी का एक कारण है ये। अब दोस्तों, एक बहुत ही जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नीतीश बाबू जिस दिन डिसाइड कर लेंगे, उनको खुद ये तय करना है, जिस दिन वो डिसाइड कर लेंगे, जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, जो सदन है और सदन का जो संख्या बल है, आप ये ग्राफिक्स देखिए, आप सदन का जो संख्या बल है उसमें सिर्फ नीतीश बाबू को वॉक करके इधर से उधर आना है, सिर्फ पाला बदलना है। और अगर आप देखें, बीजेपी 74 और जेडीयू 43 और आरजेडी 75 और कांग्रेस 19, एनडीए के पास 125 हैं, महागठबंधन के पास 110 है। सिर्फ ये जो 43 का चंक है, ये जाके जैसे ही आरजेडी में मिलेगा, जिसमें कांग्रेस भी है, उसी दिन भाजपा अल्पमत में आ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि 4 कदम सदन में चलने हैं नीतीश को। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति हरियाणा में नहीं है, जहाँ हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कोशिश तो कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के जो बाकी विधायक हैं उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, बहुत सी कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हैं खट्टर साहब की सरकार गिर सकती है और एक नई सरकार आ सकती है। संख्या बल है वहाँ भी, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं गवर्नर दीवार है। लेकिन बिहार में तो एक आप कह सकते हैं सिर्फ एक स्ट्रेट वॉक है, अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलना है और सरकार चली गई। तो ये चीज़ नीतीश बाबू को ही डिसाइड करनी। हो सकता है वो टाइमिंग देख रहे हो सकता है वो इस पूरे प्रोसेस को डिले कर रहे हो, और हो सकता है कि उनको लगता था कि बंगाल के बाद अगर उत्तर प्रदेश भी बीजेपी हारती है तो वो उनके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग थी। अब दोस्तों, मैंने आपको नीतीश जी के कई पॉजिटिव पॉइंट्स, सकारात्मक पॉइंट्स बताए कि उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनकी जो स्ट्रॉन्गर साइड है वो क्या है। नेगेटिव पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं जब असेस कर ही रहे हैं। पहला जो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि मोदी जी के साथ एक कॉम्प्लेक्स्ड रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप में आइडियोलॉजी
बीच में एक दीवार ज़रूर है, लेकिन बावजूद उस दीवार के नीतीश कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर दिखते हैं, ऑब्सेस्ड हैं। कभी वो 2 कदम साथ चलते हैं, कभी 2 कदम पीछे आ जाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाए, और ख़ासकर 2017 से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मोदी जी के साथ स्टे करना चाहिए, और अगर स्टे करेंगे तो फिर उनका भविष्य क्या है राजनीतिक, या वो बिहार का भला कैसे कर सकते हैं। और अगर मोदी जी से विड्रॉ करें, दूरियां बढ़ाएं, तो उसके परिणाम क्या होंगे। इस कश्मकश में हकीकत यह है, जो नीतीश जी के करीबी लोग हैं उनका कहना है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। हालांकि जेडीयू पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी है, और बिहार का एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि नीतीश अपनी आखिरी जो पारी है वो भव्य खेले और आगे बढ़े, जेपी के चेले हैं। एक चीज़ और, एक नेगेटिव साइड ये है कि नीतीश की जो ताकत है वो पहले जैसी नहीं रही। खासकर ये जो पिछला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो उनकी पार्टी के जो सीटें आई कम आई, और इसकी वजह से उनका जो दायरा है सिमट रहा है, उनकी जो शक्ति है सिमट रही है, जो पावर है कहीं ना कहीं श्रिंक कर रही है आज। इसलिए नीतीश खुद एक कमज़ोर विकेट पर, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरी चीज़ कि ममता की तरह या केजरीवाल की तरह वो कभी कभी आक्रामकता से पीछे हट जाते हैं। और जैसा कि लोगों ने कहा कि ये जो गुजराती लॉबी है, अगर आप थोड़ा सा मजबूत इरादे के साथ बढ़ें, फौलादी आपके कदम हो, तो ये गुजराती लॉबी थोड़ी दरकती है। जो दांव ममता बनर्जी ने खेला चिल्ला चिल्ला कर, ये तो केजरीवाल ने खेला इलेक्शन में, हर तरफ से गिर गए, लेकिन केजरीवाल ने कहा मुझे खुद ही जेल भेज दो। ये जो एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है, वो थोड़ा सा जोखिम उठाने का जो एक कुव्वत होनी चाहिए, वो मिस कर रही है, जो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार का जो नया संस्करण है। एक इमेज कॉन्शियस। देखिए, अगर आप मोदी जी को देखें तो उनको कतई डर नहीं है। वो बाबा राम रहीम के साथ भी उनको वो हो सकता है स्वच्छ भारत का एम्बेसडर बना दें। उनको आसाराम बापू के साथ भी खड़े होने पे दिक्कत नहीं है, जबकि लोग आसाराम बापू को आज से नहीं 20 साल से जानते थे कि उनका चरित्र क्या है। मोदी अमर सिंह के साथ भी बातचीत कर सकते थे, लेकिन नीतीश इमेज कॉन्शियस है, बहुत सोचते हैं, और बड़ी मजबूरी में वो लालू की तरफ जाते हैं, चाहे लालू जितना बुलाएं। ये जो एक इमेज कॉन्शियस है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। दूसरा कि मुकदमों का डर है, कि अगर किसी ने डरा दिया, किसी गवर्नर ने कह दिया कि साहब हमने सुन रहे हैं कि शायद सीबीआई आप पर भी कुछ ना कुछ, आपके मंत्रियों का जो वो मसला था उसमें आपका भी नाम आ सकता है। ये जो एक डर है कि इतना मतलब निष्कलंक राजनीतिक सफ़र, इसमें कहीं दाग ना लग जाए, वो जो दाग ना लग जाए, ये जो एक सिंड्रोम है, ये भी नीतीश जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कम से कम आज की जो राजनीति है। और एक बढ़ती उम्र, वो नीतीश जो 60-62 साल की जो एनर्जी थी, आज शायद वो 71 ईयर्स के हैं। तो हालांकि मोदी जी से छोटे हैं, लेकिन फिर भी अगर 2024 क्रॉस कर जाता है और वो शायद तब 73 साल के होंगे, तो अगला जो इलेक्शन है 2029 का, उसके लिए मुझे लगता है कि नीतीश का अगर हम असेसमेंट करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। आखिरी बस है, आप कह सकते हैं, जहाँ तक नीतीश का एक पॉलिटिकल करियर है, और आखिरी बस 2024 की ये बस है। उसके बाद नीतीश के लिए कोई बस नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री यानी विधानसभा के चुनाव के लिए खुद ही मन से कह चुके हैं कि ये पिछली बार का जो चुनाव उनका आखिरी चुनाव था। अब दोस्तों, सच तो ये है कि अगर आप एक ओवरऑल असेसमेंट करें पूरे अपोजिशन का, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे बाकी नेता हों, इसमें मैं नवीन पटनायक या साउथ के नेताओं को नहीं गिन रहा हूँ, उसमें अगर नीतीश कुमार इस तरफ आते हैं, और इस तरफ वो रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे अगर कोई चमकता तारा आपको दिखेगा, अगर वो तारा आता है इस तरफ, तो उसमें उनमें ईमानदारी है, ज़बरदस्त कट्टर ईमानदार है, इंटीग्रिटी है, डिलीवरी है, एक्सपीरियंस है, सादगी है, चापलूसों से दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक सक्सेस है। उनके जो
शुरू के जो 2 टेन्योर थे या 3 टेन्योर वो अद्भुत थे। बिहार में बहुत सी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आए वो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में। ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। और एक बढ़िया वक्ता भी है, बढ़िया वक्ता है, हाजिर जवाब है, हिंदी पट्टी के खांटी नेता हैं, जेपी के चेले हैं, अटल जी के साथ रहे, भाजपा को भी समझते हैं, मोदी को भी समझते हैं, सबको लेकर चल सकते हैं साथ में। लेकिन फिर मैं कहूँगा, और उनके लिए पाला बदलना, मैंने आपसे कहा था, एक जस्ट केक वॉक, उनको सिर्फ खुद तय करना है और पाला बदल लेना है। लेकिन आखिर में जो तय करना है, जो डिसाइड करना है, वो जेडीयू को डिसाइड नहीं करना है, वो नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। तो ये जो संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता है कि उस पर जो अंतिम हस्ताक्षर होगा वो किसी के दबाव में नहीं होगा, वो नीतीश को स्वयं तय करना होगा कि क्या मुझे इस पाले में आना है और क्या मैं आ जाऊं। तो बहरहाल हम इंतज़ार करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, इस छोटे से वीडियो में सारी की सारी आप कह सकते हैं गंगा तो उतारी नहीं जाती, सारी रामायण नहीं लिखी जा सकती, लेकिन कोशिश है कि जो फेसेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आप गौर कर सकते हैं। और ख़ासकर नीतीश की जो बेचैनी है, आखिर कब तक ये साथ रहेगा, वो नीतीश जो बहुत ही एक डिग्निफाइड पॉलिटिशियन रहे, स्वाभिमान को हमेशा आगे रखा है, कब तक इस तरह की फप्तियाँ स्पीकर की, डिप्टी सीएम की, शाहनवाज हुसैन की, ये उपेक्षा कब तक वो सहते रहेंगे, ये भी देखना होगा। तो बहरहाल आज बस इतना ही। इस तरह के सुपर सीरीज़ वीडियोज़ के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।